2026 के असेंबली इलेक्शन ने वेस्ट बंगाल की सियासत को एक फिल्मी ट्विस्ट दे दिया, जहां दीदी यानी कि ममता बनर्जी, जो बंगाल की बेटी कहलाई जाती रही हैं, अचानक एक ऐसे सियासी भंवर के बीच खड़ी नजर आई जहां पर कुर्सी हाथ से निकल गई और उसके साथ साथ उनका नैरेटिव भी। भारतीय जनता पार्टी ने 200 से ज़्यादा सीट्स के साथ एक ज़बरदस्त जीत दर्ज की और सपोर्टर्स के लिए ये परिवर्तन यानी कि एक चेंज का लम्हा था, जबकि क्रिटिक्स के लिए ये पैटर्न का कॉन्टिन्यूएशन लगता है कहीं ना कहीं। लेकिन असली कहानी सिर्फ जीत की नहीं है, बल्कि उस तरीके की है जिससे ये जीत हासिल हुई या वो जिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस मशहूर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की, जो एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसका नाम इतना टेक्निकल है कि आम आदमी को लगता है कि शायद कोई रूटीन पेपर वर्क हो रहा है। लेकिन जब इसी प्रोसेस के बाद 2.7 मिलियन से ज़्यादा वोटर्स के नाम लिस्ट से गायब हो जाएं, तो ये रिवीजन थोड़ा ज़्यादा ही इंटेंसिव लगने लगता है। तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी का कहना है कि ये डिलीशन डिसप्रोपोर्शनेट तौर पर माइनॉरिटीज़, ख़ासतौर पर मुसलमानों को अफेक्ट करता है। अब ये कोइंसिडेंस है या कैलकुलेशन, ये वही सवाल है जिसका जवाब अभी तक हवा में कहीं ना कहीं लटक रहा है। मगर इलेक्शन कमीशन कहता है सब कुछ रूल बुक के मुताबिक हुआ है, लेकिन जब रूल बुक पब्लिक को क्लियरली समझ ही ना आए तो ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा, ये भी एक बड़ा मसला कहीं ना कहीं रहता है। अब आते हैं कैंपेन रिटोरिक पर, क्योंकि इलेक्शन सिर्फ वोट से नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव से भी अक्सर जीते जाते हैं। बीजेपी पर ये इल्ज़ाम लगा कि उसने मुसलमानों को इनफिल्ट्रेटर्स और आउटसाइडर्स के तौर पर फ्रेम किया। मतलब एक तरफ बंगाल की बेटी अपनी मिट्टी की बात कर रही थी और दूसरी तरफ कुछ लोगों को ये बताया जा रहा था कि शायद वो इस मिट्टी के हैं ही नहीं। ये नैरेटिव सिर्फ सियासी नहीं बल्कि इमोशनल भी है, और जब इमोशंस को इस तरीके से शेप किया जाए तो पोलराइजेशन ऑलमोस्ट गारंटीड हो जाता है। यानी जब सियासत आइडेंटिटी के आसपास घूमने लगे तो डेवलपमेंट स्पीचेस थोड़ी बैकग्राउंड म्यूजिक बनकर बजने लगती हैं। खैर, बात मुद्दे की करें तो ममता बनर्जी ने सीधा बीजेपी पर रिगिंग का इल्ज़ाम लगाया। अब ये इल्ज़ाम सच है या सियासी रिएक्शन, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक बात क्लियर है कि जब इलेक्शन के बाद जीतने वाला भी डिफेंड कर रहा हो और हारने वाला भी एक्यूज़ कर रहा हो, तो कहीं ना कहीं सिस्टम पर सवाल तो बनता ही है। देखें तो जमहूरियत सिर्फ जीतने का नाम नहीं, बल्कि हारने वालों को भी ये एहसास होना चाहिए कि प्रोसेस फेयर था, वरना इलेक्शन रिजल्ट एक नंबर बन जाता है, ना कि मैंडेट रहता है। ये तो हुआ कहानी का एक रुख, लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा भी इतना ही अहम है, जहां तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्पेंसी रियल थी। यानी कि करप्शन के इल्ज़ामात, बेरोज़गारी और इसके साथ साथ इंडस्ट्री का आहिस्ता आहिस्ता स्टेट से निकलना, ये सब इश्यूज़ लोगों के रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हुए थे। और बंगाल की बेटी होने के बावजूद शायद घर के कुछ मसाइल इतने बढ़ गए थे कि लोगों ने नया केयर टेकर जो है वो चुन लिया, और बीजेपी ने डेवलपमेंट और गवर्नेंस का प्रॉमिस दिया, जो कई वोटर्स को प्रैक्टिकल ऑप्शन लगा। चाहे वो बाद में पूरा हो या ना हो, वो अलग एक बहस है। खैर, सवाल ये नहीं कि दीदी हारी या बीजेपी जीती, बल्कि सवाल ये है कि बंगाल ने क्या चुना और किस बात पर वोट किया। गुस्सा, उम्मीद या एक नैरेटिव, या क्या ये मैंडेट डेवलपमेंट के लिए था या डिवीजन के थ्रू डायरेक्शन देने के लिए। और सबसे बड़ा और अहम सवाल ये कि अगर 2.7 मिलियन लोग लिस्ट में होते तो क्या कहानी कुछ और होती। बहरहाल वेस्ट बंगाल अब एक नए चैप्टर में जो है वो दाखिल हो चुका है, लेकिन ये चैप्टर क्लीन स्लेट है या पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट का अगला पेज, ये बहस की बात है। खैर, बीजेपी तो एक और नई रियासत में घुस गई है। सरकार बनाने के बाद अपने वादे भी निभाएगी, ये अलग बात है। पर आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि वेस्ट बंगाल के इलेक्शन ने कैसे इस रियासत का नक्शा जो है वो बदल दिया है।